24 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को लाहौर सेंट्रल जेल में फांसी दी जानी थी। भगत सिंह इस फैसले से खुश नहीं थे। उन्होंने 20 मार्च 1931 को पंजाब के गवर्नर को एक खत लिखा कि उनके साथ युद्धबंदी जैसा सुलूक किया जाए और फांसी की जगह उन्हें गोली से उड़ा दिया जाए। 22 मार्च 1931 को अपने क्रांतिकारी साथियों को लिखे आखिरी खत में भगत सिंह ने कहा कि जीने की इच्छा मुझ में भी है, ये मैं छिपाना नहीं चाहता। मेरे दिल में फांसी से बचने का कोई भी लालच कभी नहीं आया। मुझे बेताबी से अंतिम परीक्षा का इंतजार है। फांसी के लिए तय वक्त से 12 घंटे पहले ही यानी कि 23 मार्च 1931 को शाम 7:33 पर भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दे दी गई। इस घटना को अब लगभग 94 साल पूरे हो चुके हैं। हम इन क्रांतिकारियों के फांसी तक पहुंचने और आखिरी दिनों के कुछ किस्से आपके सामने पेश कर रहे हैं। कहानी शुरू होती है जब चौरी चौरा कांड के बाद 1922 में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। इससे नाराज होकर भगत, चंद्रशेखर और बिस्मिल जैसे हजारों युवाओं ने अंग्रेजों के खिलाफ हथियारबंद क्रांति का रुख कर लिया। चंद्रशेखर आजाद की लीडरशिप में भगत सिंह ने भी हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन नाम का एक ग्रुप ज्वाइन कर लिया था। 30 अक्टूबर 1928 को लाहौर में साइमन कमीशन के विरोध में एक जुलूस निकाला गया, जिस पर पंजाब पुलिस के सुपरिटेंडेंट जेम्स ए स्कॉट ने लाठीचार्ज कर दिया। इस लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय बुरी तरीके से घायल हो गए थे और 18 दिन के इलाज के दौरान उनकी 17 नवंबर 1928 को जान चली गई। भगत, सुखदेव और राजगुरु ने लाला जी की हत्या का बदला लेने की कसम खाई और स्कॉट की हत्या का प्लान बनाया। ठीक एक महीने के बाद 17 दिसंबर 1928 को तीनों प्लान के तहत लाहौर के पुलिस हेडक्वार्टर के बाहर जा पहुंचे। हालांकि स्कॉट की जगह असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस जॉन पी सैंडर्स बाहर आ गया। भगत सिंह और राजगुरु को लगा कि ये वही स्कॉट है और उन्होंने उसे वहीं पर ढेर कर दिया। जेएनयू के पूर्व प्रोफेसर चमन लाल के मुताबिक सैंडर्स पर सबसे पहले गोली राजगुरु ने चलाई थी। उसके बाद भगत सिंह ने उन पर गोलियां चलाई। आजाद ने ही भगत सिंह को गिरफ्तार होने से उस वक्त बचाया था। भगत सिंह और राजगुरु ने सैंडर्स को इस्लामिया कॉलेज के सामने गोली मारी थी, फिर डीएवी कॉलेज में कपड़े बदले थे। इस प्लान में बैकअप देने का जिम्मा आजाद के पास था। राजगुरु और भगत सिंह दोनों ने अपनी बंदूकें सैंडर्स पर खाली कर दी थी। इस दौरान सिपाही चानन सिंह भगत को पकड़ने के बेहद करीब था, लेकिन आजाद ने उसे भी ढेर कर दिया। सैंडर्स की हत्या के बाद क्रांतिकारी जिस तरह लाहौर से बाहर निकले, वो भी बेहद रोचक किस्सा है। भगत सिंह एक सरकारी अधिकारी की तरह ट्रेन के फर्स्ट क्लास डिब्बे में श्रीमती दुर्गा देवी बोहरा यानी कि क्रांतिकारी शहीद भगवती चरण बोहरा की पत्नी और उनके 3 साल के बेटे के साथ बैठ गए। वहीं राजगुरु उनके अर्दली बनकर गए थे। ये लोग ट्रेन से कलकत्ता भाग गए। फिर आजाद ने साधु का भेष बनाया और मथुरा चले गए। अब आता है भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की गिरफ्तारी और फांसी तक जाने का किस्सा। भगत को फांसी भले ही लाहौर सेंट्रल जेल में हुई, लेकिन उनकी गिरफ्तारी दिल्ली की सेंट्रल असेंबली में हुई थी। यहाँ ट्रेड डिस्प्यूट बिल और पब्लिक सेफ्टी बिल पर चर्चा हो रही थी। ट्रेड डिस्प्यूट बिल पहले ही पास किया जा चुका था। इसके तहत मजदूरों की हड़ताल पर पाबंदी लगाई गई थी। तो वहीं पब्लिक सेफ्टी बिल के जरिए ब्रिटिश हुकूमत संदिग्धों को बिना मुकदमा चलाए अपनी हिरासत में रख सकती थी। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त 8 अप्रैल 1929 को सुबह 11 बजे असेंबली में पहुंचकर गैलरी में बैठ गए। करीब 12 बजे सदन की खाली जगह पर 2 बम धमाके हुए और फिर भगत ने एक के बाद एक कई फायर भी किए। धमाके के वक्त सदन में साइमन कमीशन वाले सर जॉन साइमन, मोतीलाल नेहरू, मोहम्मद अली जिन्ना, आर.एम. जयकर और एन.सी. केलकर भी मौजूद थे। दिल्ली असेंबली में बम फेंकने के बाद जो पर्चे उछाले गए थे, उन पर लिखा था कि बहरों को सुनने के लिए जोरदार धमाके की जरूरत होती है। यह भी तय था कि भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त गिरफ्तारी देंगे। 12 जून 1929 को ही भगत सिंह को असेंबली ब्लास्ट के लिए आजीवन कारावास की सजा सुना दी गई थी। हालांकि जो बंदूक असेंबली में भगत सिंह ने सरेंडर की थी, वो वही थी जिससे सैंडर्स की हत्या की गई थी। इसकी भनक पुलिस को लग चुकी थी और इस केस के लिए भगत सिंह को लाहौर की मियांवली जेल में शिफ्ट किया गया था। लाहौर जेल पहुंचते ही भगत ने खुद को राजनीतिक बंदियों की तरह मानना शुरू कर दिया और अखबार किताबों की मांग भी शुरू कर दी थी। मांग ठुकरा दिए जाने के बाद 15 जून से 5 अक्टूबर 1929 तक भगत सिंह और उनके साथियों ने जेल में 122 दिन लंबी भूख हड़ताल की।
10 जुलाई को सैंडर्स हत्या केस की सुनवाई शुरू हुई और भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव समेत 14 लोगों को मुख्य अभियुक्त बनाया गया। 7 अक्टूबर 1929 को इसी केस में भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी की सजा सुनाई गई। भगत सिंह जेल की कोठरी नंबर 14 में बंद किए गए थे। फांसी दिए जाने से 2 घंटे पहले उनके वकील प्राणनाथ मेहता उनसे मिलने पहुंचे। भगत को फांसी का एहसास था, लेकिन उन्होंने मेहता से पूछा कि आप मेरी किताब रेवोल्यूशनरी लेनिन लाए हो या नहीं। जब मेहता ने उन्हें किताब दी तो वो उसे उसी समय पढ़ने लगे। मेहता ने उनसे पूछा कि क्या आप देश को कोई संदेश देना चाहेंगे। भगत ने किताब से अपना मुंह हटाए बिना कहा, सिर्फ 2 संदेश, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद और इनकलाब जिंदाबाद। इसके बाद भगत सिंह ने उनसे कहा कि वो नेहरू और सुभाष बोस को मेरा धन्यवाद पहुंचा दें, जिन्होंने मेरे केस में गहरी रुचि ली थी। मेहता जब राजगुरु से मिले तो उन्होंने कहा कि हम लोग जल्द मिलेंगे, आप मेरे कैरम बोर्ड ले जाना ना भूलें। तीनों को फांसी देने के लिए मसीह जल्लाद को लाहौर के पास शहादरा से बुलाया गया था। जैसे ही तीनों फांसी के तख्ते पर पहुंचे तो जेल सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, इनकलाब जिंदाबाद और हिंदुस्तान आजाद हो के नारों से गूंजने लगा और अन्य कैदी भी जोर जोर से नारे लगाने लगे। सुखदेव ने सबसे पहले फांसी पर लटकने की हामी भरी थी। वहां मौजूद डॉक्टरों ने लेफ्टिनेंट कर्नल जे नेल्सन और लेफ्टिनेंट कर्नल NS सोधी ने तीनों के मृत होने की पुष्टि की। चमनलाल के मुताबिक जेल के बाहर भीड़ इकट्ठा हो रही थी, इससे अंग्रेज डर गए और जेल की पिछली दीवार तोड़ी गई। उसी रास्ते से एक ट्रक जेल के अंदर लाया गया और उस पर बहुत ही अपमानजनक तरीके से उन शवों को एक सामान की तरह डाला गया। अंतिम संस्कार रावी के तट पर किया जाना था, लेकिन रावी में पानी बहुत ही कम था और इसीलिए सज्जल के किनारे शवों को जलाने का फैसला लिया गया। हालांकि लोगों को भनक लग चुकी थी और वो भी वहां पर जा पहुंचे थे। ये देखकर अंग्रेज अधजली लाशें छोड़कर भाग निकले। बाद में परिजनों ने उनका अंतिम संस्कार किया। तीनों के सम्मान में 3 मील लंबा शोक जुलूस नील गुंबद से शुरू हुआ। पुरुषों ने विरोध में अपनी बाहों पर काली पट्टी बांध रखी थी और महिलाओं ने काली साड़ियां पहन रखी थी। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव का बलिदान भारत में एक बड़ा बदलाव लेकर आया था और ये बदलाव था युवाओं की मानसिकता। इस घटना के 16 साल के बाद यानी कि 15 अगस्त 1947 को ब्रिटिश हुकूमत को हमेशा के लिए भारत छोड़कर जाना पड़ा। ये किस्से आपको कैसे लगे हैं, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही, जल्द वापस आएंगे लोकतंत्र पर ऐसे ही किसी मुद्दे के साथ। आप बने रहिए लोकतंत्र।